ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी। Hello guys, welcome to this channel of Genius Classes. My name is Vikas Gupta and today we will study about equipotential surface. आज हम लोग ना equipotential surface के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक जो है वो बोर्ड लेवल से बहुत हेवी टॉपिक है। ये करीब ना करीब बोर्ड लेवल में पूछता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिटेल से अध्ययन करने से पहले हम लोग पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं और किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में भी देख चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, तो कोई भी सरफेस वैसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। सभी पॉइंट पे यदि कोई भी सरफेस को ले लेते हैं तो उसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू यदि सेम होती है, इक्वल होती है, तो उसी को ना इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि द सरफेस ऑन व्हिच पोटेंशियल इज इक्वल, या फिर बोल सकते हो सेम एट एवरीवेयर। यानी कि वैसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उसे ना इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब ये तो रटाया डेफिनेशन है, इसको थोड़ा फील के साथ समझते हैं। ऐसे भी फिजिक्स फील का सब्जेक्ट है, इसको फील के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले ना किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे होते हैं उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी स्फीयर के ना सेंटर पे रखा गया है। ये मान लीजिए कि स्फीयर है और ये स्फीयर के सेंटर पे रखा गया, ये स्फीयर की रेडियस r है। यदि इस स्फीयर की ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे 4 से 5 बिंदुओं को लेते हैं, पॉइंट्स को लेते हैं। मान लीजिए पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। तो ये रेडियस भी आ रही होगा, ये भी आ रही होगा, ये भी आ रही होगा और ये भी क्या होगा, r। यदि ये पहला पॉइंट पे, ये स्फीयर के सरफेस के पहला पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात की जाए, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल k क्यू बटा r होगी, यहाँ पे भी k क्यू बटा क्या होगी, r होगी, यहाँ पे भी k क्यू बटा r होगी, यहाँ पे भी k क्यू बटा r, यहाँ पे भी क्या होगी, k क्यू बटा r होगी। यानी कि ना ये यदि स्फीयर की बात करते हैं तो ये स्फीयर के सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है k क्यू बटा r ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्फीयर के जो सरफेस है, उस सरफेस के कोई भी पॉइंट ले ली जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू k क्यू बटा r ही होगी और k क्यू बटा r होगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्फीयर के सभी पॉइंट पे, ये स्फीयर के सरफेस के सभी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू बराबर है, इक्वल है। और इक्वल है यानी कि ये स्फीयर के सरफेस जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। यानी कि बोल सकते हैं कि अच्छा एक बात और, यहाँ पे यदि मान लीजिए कि ये एक कंसेंट्रिक स्फीयर एक और लेते हैं। कंसेंट्रिक स्फीयर वो स्फीयर होता है जिसका सेंटर एक ही हो तो लेकिन रेडियस अलग अलग हो। तो ये मान लीजिए कंसेंट्रिक स्फीयर लिए, तो ये कंसेंट्रिक स्फीयर लिए, मान लीजिए कि इसकी रेडियस जो है वो r1 है। तो यहाँ पे लेंगे, यदि पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो k क्यू बटा r1 हो जाएगी। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे निकालेंगे तो ये भी तो r1 ही होगा ना रेडियस, तो ये भी k क्यू बटा r1 होगा। यानी कि इसके किसी भी बिंदु पे यदि पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो k क्यू बटा क्या आएगी, r1 ही आएगी, और सभी बिंदु पे निकालेंगे तो k क्यू बटा r1 ही आएगी। यानी कि कह सकते हैं कि ये बड़ा वाला जो स्फीयर की सरफेस है, वो बड़ा वाला स्फीयर के सरफेस के सभी बिंदु पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी कि कंसेंट्रिक स्फीयर पे
पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और सेम होती है पोटेंशियल की वैल्यू, इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो सरफेस है या फिर ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है। तो इसी को ना इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे जो पोटेंशियल इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगी वही पोटेंशियल इस सरफेस पे नहीं होगी, क्योंकि इसकी रेडियस कम है और इसकी रेडियस ज्यादा है, लेकिन ये स्वयं में खुद में सेल्फ में ये अपने में इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रही है, और ये जो सरफेस है ये भी खुद में इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रही है। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन के तौर पे निकाला जाए तो फॉर कंसेंट्रिक स्फीयर विथ पॉइंट चार्ज at center of a sphere like as a equipotential surface। यानी कि कोई भी कंसेंट्रिक स्फीयर हो जिसके पास पॉइंट चार्ज हो सेंटर पे रखा हुआ, तो सेंटर पे रखा हुआ जो पॉइंट चार्ज के कारण ये जो स्फीयर की जो सरफेस होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। तो ये तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या देखें, फीलिंग्स देखें। अब ना किसी लीनियर चार्ज के कारण क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बारे में देखते हैं। दूसरा फीलिंग समझते हैं लीनियर चार्ज के कारण। यदि मान लीजिए कि कोई एक वायर है और इसकी पॉजिटिव चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यदि कोई मान लीजिए कि यहाँ से r डिस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पे पोटेंशियल देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे इस r डिस्टेंस जाने के बाद फिर से यहाँ पे पोटेंशियल देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी r डिस्टेंस जाने के बाद पोटेंशियल देखा जाए इधर, यानी कि दोनों तरफ देखते हैं और r ही डिस्टेंस पे जाने के बाद पोटेंशियल देखते हैं, तो सभी जगह देखते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ऐसे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल चुके हैं कि सभी जगह r डिस्टेंस जाने के बाद सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड समान, r की वैल्यू समान, तो फिर पोटेंशियल भी क्या होगा, समान होगा। ऐसे भी हम बता चुके हैं डेल्टा भी जो होता है वो माइनस ई डॉट डेल्टा रहता है, ये कांस्टेंट तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से देखें कि इसके सभी बिंदुओं पर क्या होता है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यानी कि यदि इस सिलेंडर की बात करें तो ये जो सिलेंडर है मान लीजिए कि एक्सिस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके सिलेंडर जो है तो सिलेंडर के हर सरफेस के किसी भी पॉइंट को ले ली जाए तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा, और डिस्टेंस सेम है चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम ही होगा। यानी कि ये सिलेंडर के सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो इस प्रकार से देखें कि ये जो सिलेंडर है जिसके एक्सिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पे क्या होता है कि सिलेंडर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। अच्छा एक बात आप मान लीजिए ये r को और बढ़ा देते हैं, r1 कर देते हैं, तो ये यहाँ पे भी r1 कर देते हैं, यहाँ पे भी r1 कर देते हैं, तो ये बड़ा सा सिलेंडर का निर्माण करेगा, और ये जो बड़ा सा सिलेंडर का निर्माण करेगा और ये बड़ा वाला सिलेंडर की जो सरफेस होगी वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि यहाँ पे r1 इसके लिए भी r1 है, इसके लिए भी r1 है, इसके लिए भी r1 है। यानी कि कंसेंट्रिक सरफेस, कंसेंट्रिक यदि सिलेंडर हो तो कंसेंट्रिक सिलेंडर के सरफेस जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। कब, जब उसके एक्सिस पे पॉजिटिव चार्ज का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंसेंट्रिक सिलेंडर विथ linear charge of axis of cylinder like as an equipotential surface। यानी कि बोल सकते हैं कि कंसेंट्रिक सिलेंडर विथ लीनियर चार्ज ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर लाइक एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि कोई भी कंसेंट्रिक सिलेंडर हो जिसके सेंटर में यानी कि एक्सिस पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो जो कंसेंट्रिक सिलेंडर के जो सरफेस होता है वो सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके कोई भी पॉइंट्स को ले ली जाए तो उसके सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे किसी भी पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। स्क्रीनशॉट के लिए ले लो।
अभी हम लोग देखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है, और यही प्रॉपर्टीज ना एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज ना बहुत वीवीआई है। तो पहला प्रॉपर्टीज ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का कि द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में पीडी बोला जाता है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। पहला प्रॉपर्टी यही होता है। पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। यानी कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि दो पॉइंट को ले ली जाए तो वो दोनों पॉइंट के बीच यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसको फील के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये कोई ना इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान लीजिए कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, जिसकी सभी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, जीरो। मान लीजिए कोई दो बिंदु, एक बिंदु ए यहाँ पे है, दूसरा बिंदु बी यहाँ पे है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पोटेंशियल ए पॉइंट पे भी ए है और बी पॉइंट पे भी है। यदि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, वी बी माइनस बी ए होगी। और चूंकि हम जानते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी कि लिख सकते हैं कि चूंकि वी ए जो है सो वी बी के बराबर है और वी ए बी के बराबर तो वी बी में से वी ए जाएगा तो ये क्या होगा, जीरो होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के यदि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये ना पहला प्रॉपर्टी होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। दूसरा प्रॉपर्टी यदि देखा जाए तो दूसरा प्रॉपर्टी यदि बात करते हैं तो दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि यदि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में, यानी कि इन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस नो एनी वर्क इज रिक्वायर्ड by electric force to move the charge। यानी कि एक दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि इन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में नो एनी वर्क इज रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किसी भी वर्क करने की जरूरी नहीं पड़ती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहा तो टू मूव द चार्ज, यानी कि चार्ज को मूव कराने के लिए। या मान लीजिए कि कोई यहाँ पे ना ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी दोनों तो सेम होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस बात की, ये तो रटा रटाया डेफिनेशन है या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इस बात की फीलिंग के साथ समझते हैं। फीलिंग के साथ यदि समझा जाए तो देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं कि वर्क डन बाई जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो नेगेटिव होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि ऐसे ही बता चुके हैं कि पोटेंशियल में बता चुके हैं कि देयर इज नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है और वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगाई जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगी वो बराबर किसकी होगी, तो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के नेगेटिव साइन की क्या होगी, बराबर होगी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मान लीजिए कि क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ उठाकर लेके जाते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा लेके जाया जाता है, यहाँ पे वी बी माइनस वी ए जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और बटा क्या होती है, क्यू चार्ज के बराबर होती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चूंकि तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के कारण ये वी बी माइनस वी ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो पॉइंट के बीच में क्या होती है, जीरो होती है, बात अभी दिखाएं।
तो यहाँ पे क्या होगी वी माइनस जीरो, और जीरो होगी क्यू में जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो होगा। और चूंकि वर्क डन में एक्सटर्नल जीरो होगा तो हम जानते हैं कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल, यानी कि वर्क डन यहाँ से निकालेंगे फोर्स बराबर तो नेगेटिव साइन जीरो के बराबर होगा, यानी कि वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी प्रकार की फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि जीरो फोर्स लगाया जाता है। तो इस तरह से देखें कि किसी भी, अच्छा इस बात को ना और भी तरीकों से फील कर सकते हैं, जैसे और कैसे तरीकों से फील करेंगे देखिएगा, दूसरे तरीकों से कैसे फील किया जा सकता है। मान लीजिए इसी वाला पॉइंट को दूसरे तरीके से फील कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ये स्फीयर है, इसकी सेंटर पे कोई क्यू चार्ज रखा गया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा गया है, ये इसकी रेडियस मान लीजिए कि आर है। आर रेडियस होने के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कुछ मान लीजिए पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज की हुई इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, क्योंकि ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा, पहले भी बता चुके हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे पॉइंट बी ले लिए, यहाँ पे पॉइंट ए ले लिए, ये क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है। तो जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। और यदि इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखा जाए, ए से बी की और क्यू चार्ज को ला रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है सर्कुलर मोशन में टेंजेंट की तरह बिहेव करता है, तो ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे लाया जाए तो यहाँ पे भी फोर्स इस प्रकार से होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की यदि ग्राफ खींचा जाए तो फोर्स तो इस प्रकार से लग रहा है, और उसके ना 90 डिग्री पे क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे लग रहा है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 हो रही है दोनों के बीच में, तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे, एफ एस कॉस थीटा और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी कि एफ एस कॉस थीटा यानी कॉस 90 की वैल्यू जीरो, यानी कि टोटल वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो इस प्रकार से हम लोग फीलिंग कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा एक किसी भी पॉइंट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी प्रकार के फोर्स की एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती। तीसरा और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यही कोई स्फीयर है, यहाँ पे ना क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस सभी बिंदु पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो क्यू चार्ज को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, ये अपने आप ऐसे मूव करते रहेगा, लेकिन किसी प्रकार की फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये दो प्रॉपर्टी अभी देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस का, स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। याद रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इस बात को थोड़ा फील के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसकी पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ये इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डी आर है। तो जैसा कि हम आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है डी भी वो माइनस ई डॉट डी आर के क्या होता है, इक्वल होता है। ये पहले के लेक्चर में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे जितना पोटेंशियल है वहीं पे इतना पोटेंशियल, दोनों के बीच की डिफरेंस क्या होगी, जीरो होगी। तो जीरो बराबर लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस था तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया, माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर। अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट, कौन प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, और ई और डी आर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डी आर की डायरेक्शन इस प्रकार से देख रहे हैं, और ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर है,
जीरो के बराबर है। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो के बराबर कब होती है? जब थीटा कितना के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि कॉस थीटा होता है ना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है। जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है तब जाके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तब ना 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, यदि प्लेन ऐसे हो, ये प्लेन ऐसे है, तो प्लेन ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तब ना परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, इसी बात को यूटिलाइज करके बहुत अच्छी अच्छी बातों को देखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कोई स्फीयर है, स्फीयर के लिए थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कोई स्फीयर है, कंसेंट्रिक स्फीयर, या कोई भी स्फीयर लेते हैं, इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ क्यू चार्ज जैसे स्फीयर, कंसेंट्रिक स्फीयर ले लेते हैं बहुत बड़ी। तो कंसेंट्रिक स्फीयर ये मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के बताइए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हमेशा ना ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, थोड़ा सा कंसेंट्रिक सिलेंडर में देखते हैं। कंसेंट्रिक सिलेंडर में, कंसेंट्रिक सिलेंडर की यदि बात करते हैं, ये मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस पे और इस प्रकार से कंसेंट्रिक सिलेंडर है। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सिलेंडर, यदि मैं बोलूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल के बताओ, तो ये देखिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से, यानी कि हमेशा ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी था, स्क्रीनशॉट ले ली। इक्विपोटेंशियल सरफेस का चौथा प्रॉपर्टी ये होता है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर intersect to each other, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है से आपस में एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करता, कट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं इसे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। उसी प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इस बात की फेल के साथ थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे, इस प्रूफ के साथ देखते हैं। प्रूफ के साथ देखा जाए, मान लीजिए कि एक कोई प्लेन इस प्रकार से है और एक कोई ऐसा प्लेन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस प्रकार से। ऐसे तो मैं बता रहा हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन मान के चलते हैं इंटरसेक्ट कर दिया। तो इंटरसेक्ट कर दिया, ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर दिया। मान लीजिए कि इसकी इंटरसेक्शन जो किया है, जो रीजन में, एक पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे यदि बात की जाए, तो इस पॉइंट पे यदि बात की जाए तो ये वाला जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसकी यदि बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इस वाला सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, परपेंडिकुलर। और ये वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि ये वाला वर्टिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी।
अब देखते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो रहा है, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है, साथ साथ में एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देख चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं होता है, और यदि दो डायरेक्शन शो करता है तो वो क्या है, इम्पॉसिबल है। और ये दो डायरेक्शन कब शो किया, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे को क्या कट कर रहा था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जब एक दूसरे को कट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन शो करता है, यानी कि ये इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल है इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस है एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकता है, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता। उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो पांचवा प्रॉपर्टी ये होता है कि द स्पेसिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग और वीक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बात को थोड़ा सा प्रूफ के साथ इधर देखते हैं, देखिएगा। मान लीजिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ये है, एक बहुत कम स्पेसिंग करता है, ये इतने, ये इन दोनों के बीच में ज्यादा स्पेस है, इन दोनों के बीच कम स्पेस है। मान लीजिए कोई पी पॉइंट इसमें लिए, कोई क्यू पॉइंट इसमें लिए, और एक और ले लेते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस, यहाँ पे आर पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए ईपी है, यहाँ पे EQ, यहाँ पे ER। तो ये स्पेसिंग कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, यानी कि इक्विपोटेंशियल के बीच में जो स्पेसिंग है वो ये नहीं आइडेंटिफाई करता कि यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग है। हमेशा ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, घटती है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, घटती है। यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी पोटेंशियल 100 वोल्ट है, यहाँ पे 80 वोल्ट है, यहाँ पे 60 वोल्ट है, और यहाँ पे मान लीजिए 40 वोल्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घट रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि EP क्या है, बड़ा है, EQ क्या है, बड़ा है, ER, यानी कि EQ से बड़ा EP है, ER से बड़ा EQ है। तब ना देखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन इस प्रकार से, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यही कहता है कि स्पेसिंग जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में होता है और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो नहीं करता है। तो इस प्रकार से इक्वी पोटेंशियल सरफेस की ये 5 प्रॉपर्टी देखें। ऐसे किसी बुक में 6-7 प्रॉपर्टी लिखता है, वो जो 2 प्रॉपर्टी पहले ही बताया, कंसेंट्रिक स्फेयर वाला और कंसेंट्रिक सिलेंडर वाला, वो भी ऐड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। हम लोग ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के सारे प्रॉपर्टी के बारे में करीब करीब देख लिए। अब ये सारे प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के सारे प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों को करना है, और ये प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, और ये ना बोर्ड लेवल से बहुत VVI प्रॉब्लम है, इसलिए इसको कर ही लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हल्का है। पहला है कि ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर यूनिफॉर्म, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है प्रॉपर्टी का यूज करके। यहाँ पे स्केच द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल। मान लीजिए कोई डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शा दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी दर्शा चुके हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यूटिलाइज करते हुए और परपेंडिकुलर वाला प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हुए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रा करना है। और ये एक न्यूमेरिकल है जो बहुत VVI न्यूमेरिकल है, तो ये तीनों प्रॉब्लम को आप लोग कर लीजिएगा। थैंक्स।